नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एम्स फाइंडर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बच्चों बात करने वाले हैं सोल्यूशन चैप्टर के बारे में। और बच्चों ये सोल्यूशन चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है। ऐसे ही बच्चों हम लोग कई सारे लेक्चर अभी और लेकर आएंगे, क्योंकि हम पूरी तरीके से इन डिटेल स्टडी इस चैप्टर की करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको कोई भी इस चैप्टर के रिगार्डिंग डाउट ना रह जाए। आगे बढ़ने से पहले अगर बच्चों आप लोग इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास आता है यहाँ पे सोल्यूशन, कि आखिर सोल्यूशन होता क्या है। तो चलिए बच्चों हम लोग सोल्यूशन की डेफिनेशन यहाँ पे देखते हैं। अ सोल्यूशन इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। तो बच्चों सोल्यूशन क्या है हमारे पास? सोल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। और किसका है? 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट्स का। लेकिन अब बच्चों को यहाँ पे डाउट आता है कि आखिर होमोजीनियस का मतलब क्या होता है, ठीक है। किसका? होमोजीनियस का मतलब क्या होता है। तो इसीलिए बच्चों ये मैंने मेंशन भी यहाँ पे कर रखा है। होमोजीनियस का मीनिंग यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज। क्या है? कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट। क्या कहा मैंने? होमोजीनियस का मतलब क्या है? कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म थ्रू आउट। मतलब जो कंपोजिशन है, मतलब जो सॉल्यूशन का मिक्सचर है, सॉल्यूशन का जो मिक्सचर है उसका जो कंपोजिशन है वो पूरे मिक्सचर में बच्चों सेम होना चाहिए, सभी जगह, बिल्कुल, ठीक है। और बच्चों सभी जगह उसकी प्रॉपर्टी भी सेम होनी चाहिए। प्रॉपर्टी से आखिर यहाँ पे क्या मीनिंग है इधर? बच्चों प्रॉपर्टी से इधर यहाँ पे मीनिंग है, मान लो बच्चों हमारे पास यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं डेंसिटी की, ठीक है। तो बच्चों डेंसिटी सभी जगह बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं पे कम है या कहीं पे ज्यादा है, ठीक है। यहाँ पे सभी जगह रेशियो सेम होना चाहिए। तो जैसे कि बच्चों मैं अभी आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूं, उससे आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाएगी बात। इधर देखिए आप लोग। तो बच्चों यहाँ पे मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक। ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को ये पूरी बात क्लियर हो जाएगी। आप लोग इस चीज को कभी नहीं भूल पाओगे फिर, ठीक है। तो बच्चों ये जो हमारे पास सॉल्यूशन है, इसमें हम लोग मान लेते हैं कि इस सॉल्यूशन में हमारे पास मिक्सचर है A एंड B का, ठीक है। A एंड B का हमारे पास ये मिक्सचर है इस सॉल्यूशन के अंदर। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसके कंपोनेंट्स हमारे पास क्या हैं? A एंड B है, ठीक। तो बच्चों अभी मैंने क्या कहा? हमारे पास 2 कंपोनेंट्स हैं, एक है A और दूसरा है हमारे पास B। तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ये जो रेड वाला है, ये जो लाइन बनी ना, इसको हम लोग A कह देते हैं, ठीक है। और ये जो ग्रीन वाला है इसको हम लोग यहाँ पे B कह देते हैं, ठीक है। ये 2 कंपोनेंट से मिलकर ये सॉल्यूशन बना है हमारे पास। उम्मीद करता हूं इतना आप लोग समझ चुके होंगे। फिर बच्चों आप लोग इधर देखो, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। इधर मान लो कि मैंने ये पोर्शन यहां से कट कर लिया है, ठीक है, ये वाला। इधर से हमने इतना पोर्शन ले लिया। तो बच्चों हम लोग इधर मान लेते हैं कि इसके अंदर हमारा यहाँ पे 2 ग्राम A आया है और यहाँ पे हमारा 2 ग्राम B आया है, ठीक। इस पोर्शन के अंदर, इस पोर्शन के अंदर। फिर इसके बाद में बच्चों अगर मैंने जितना वॉल्यूम यहाँ पे कंसीडर किया है, अगर मैं उतना ही वॉल्यूम बच्चों यहाँ पर कंसीडर करूं, कहाँ पे? अगर मैं यहाँ पर कंसीडर करूं, इधर देखिए आप लोग, हमने यहाँ पे जितना वॉल्यूम यहाँ पे कंसीडर किया था, यहाँ देखिए आप लोग, जितना वॉल्यूम हमने यहाँ पे कंसीडर किया था उतना ही वॉल्यूम बच्चों हम लोगों ने यहाँ पर भी कंसीडर किया है, ठीक है। तो बच्चों इधर भी हमारा यहाँ पे 2 ग्राम A आना चाहिए और 2 ग्राम B आना चाहिए। क्या मैंने कहा? यहाँ पे कहा मैंने कि इधर भी हमारा 2 ग्राम A आना चाहिए प्लस हमारे यहाँ पे 2 ग्राम B आना चाहिए, क्योंकि हमने उतना ही वॉल्यूम यहाँ पे कंसीडर किया जितना हमने यहाँ पे करा था, ठीक है। मैंने यहाँ पे बच्चों यहाँ पे 2 ग्राम लिया है। तो कुछ बच्चों के मन में डाउट भी आ सकता है, क्या सर वैल्यू सेम होनी चाहिए? मतलब कि ये 2 ग्राम है तो ये भी 2 ग्राम होना चाहिए क्या?
तो बच्चों ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 2 ग्राम है ए है तो यहाँ पर भी 2 ग्राम बी ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे इसका 1 ग्राम हो और इसका 5 ग्राम हो, तो बच्चों इधर भी इसका 1 ग्राम इसका होगा और यहाँ पे 5 ग्राम होगा, या ऐसा हो सकता है कि 5 ग्राम इसका हो और 1 ग्राम इसका हो, तो ऐसा ही बिल्कुल इधर भी हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों मतलब इसका सिंपल है कि सभी जगह सेम होना चाहिए। तो बच्चों ये होता है होमोजीनियस मिक्सचर। और हम यहाँ पे इस तरीके से भी कह सकते हैं कि इनका रेशियो भी सेम होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे 1:1 आ गया है और यहाँ पर भी 1:1 आ गया है। और दूसरी जगह यहाँ पे बच्चों मान लो A:B का यहाँ पे रेशियो है, अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये आया हमारा इधर 1:5, ठीक है, तो बच्चों सभी जगह फिर मेरा 1:5 रेशियो होना चाहिए। फिर दूसरी बात यहाँ पर आती है कि सर यहाँ पे हमारे दूसरी टर्म एक यूज करी गई है 2 और मोर देन 2 कंपोनेंट्स। इसका क्या मतलब है, इसे देखते हैं अब। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये है हमारे पास सॉल्यूशन के पार्ट्स। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल की बात करूँ, एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेते हैं शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, ठीक। तो बच्चों ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके बारे में हम सभी को पता है। क्या है बच्चों ये शुगर सॉल्यूशन, शुगर प्लस वाटर। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं ये क्या है, ये है हमारा शुगर प्लस वाटर। तो जैसा कि मैंने कहा ये शुगर प्लस वाटर का सॉल्यूशन है, तो इसमें ये दोनों क्या हैं, ये कंपोनेंट्स हैं इसके, ये सॉल्यूशन के कंपोनेंट हैं। और ये 2 भी हो सकते हैं और 3 भी हो सकते हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आप लोग पूछोगे कि सर बताओ 2 से ज़्यादा कैसे हो सकते हैं। अगर मैं इस शुगर सॉल्यूशन को शिकंजी बना दूँ तो, नींबू पानी आम भाषा में समझ लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास इसके कंपोनेंट्स क्या आ जाएंगे, शुगर, वाटर, सॉल्ट, ठीक है। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को ये डेफिनेशन बहुत अच्छे तरीके से अब समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए इधर यहाँ पे लिखा है अ सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट्स से मिलकर बनता है सॉल्यूशन, ठीक है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है, जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो 2 पार्ट्स के होते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि जो सॉल्यूशन है हमारा, जो हमारा सॉल्यूशन है उसके 2 पार्ट्स हैं, या हम कह सकते हैं 2 कंपोनेंट हैं, ठीक है। एक है हमारा यहाँ पे सॉल्यूट, एक है हमारा सॉल्यूट और दूसरा है हमारा यहाँ पे सॉल्वेंट, दूसरा हमारा यहाँ पे सॉल्वेंट है। अब हो सकता है कि कुछ बच्चों को ये डाउट आ गया हो कि सर अभी तो आपने बोला कि 2 या उससे ज़्यादा कंपोनेंट हो, लेकिन अब आप यहाँ पे बोल रहे हो कि 2 कंपोनेंट हैं। तो बच्चों वो भी मैं आपको बताऊंगा कि 2 से ज़्यादा कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे पास कंपोनेंट हैं, अगर मैं ऐसे बोलूँ यहाँ पे कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ये बराबर होता है बच्चों सॉल्यूशन के, ठीक है। तो ये हमारे पास जो टोटल मिक्सचर आएगा इन दोनों को ऐड करने के बाद वो आएगा सॉल्यूशन, ठीक है। और इन दोनों का जो मिक्सचर है, यानी कि जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर है, वो बच्चों कैसा होना चाहिए, होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम बात करें, एक है सॉल्यूट और दूसरा है हमारे पास यहाँ पे सॉल्वेंट। अब क्वेश्चन क्या आता है कि सर आखिर पहचानेंगे कैसे कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। तो अब आप लोगों का ये क्वेश्चन होगा मुझसे कि सर आप ये बताओ कि हम इसे पहचानेंगे कैसे कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा हमारे पास यहाँ पे सॉल्वेंट है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इनके जरिए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप लोग यहाँ देखो सॉल्वेंट में,
पहला पॉइंट हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है, डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। क्या यहाँ पे पहला पॉइंट बोल रहा है, डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सॉल्यूशन। यहाँ पे ये जो वर्ड है ना, डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ठीक है, डिटरमाइन द फिजिकल स्टेट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। जब मैं आपको क्लासिफिकेशंस करवाऊंगा तब भी मैं ये लाइन बहुत ज्यादा यूज करूंगा, तो इस पॉइंट को याद रखना आप लोग, ठीक है। ये क्या करेगा, जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट है उसको जो बच्चों डिसाइड करेगा उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। फिजिकल स्टेट का यहाँ पे मतलब है कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ठीक है, वो कौन डिसाइड करेगा, सॉल्वेंट। आप इससे भी समझ सकते हो, अगर हमारा कोई सॉल्वेंट बच्चों लिक्विड रहा तो हमारा सॉल्यूशन भी बच्चों लिक्विड रहेगा। अगर हमारा सॉल्वेंट बच्चों सॉलिड है तो हमारा सॉल्यूशन भी सॉलिड रहेगा। अगर हमारा बच्चों जो सॉल्वेंट है वो गैस रहा तो हमारा सॉल्यूशन भी गैस रहेगा। तो ओवरऑल बच्चों यहाँ पे यही कहना है कि जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी वही हमारी सॉल्यूशन की भी फिजिकल स्टेट होगी, ठीक। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बच्चों यहाँ पे, प्रेजेंट इन लार्जेस्ट अमाउंट इज मास। जो लार्ज अमाउंट में सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं। तो बच्चों सॉल्वेंट के यहाँ पे 2 पॉइंट आ चुके हैं। पहला तो ये कि वो फिजिकल स्टेट को डिसाइड करता है, और दूसरा ये कि जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है बाय मास उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे। सॉल्वेंट के बच्चों अलावा जो भी पार्ट है, जो भी कंपोनेंट है, वो सभी के सभी हमारे पास आते हैं सॉल्यूट में। उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। अगर मान लो यहाँ पे 3 कंपोनेंट बचते हैं इसके अलावा, तो 3 हो जाएंगे सॉल्यूट और 1 हो जाएगा सॉल्वेंट। यहाँ पे टोटल कितने हो जाएंगे, 4। क्लियर है। अब मुझे लगता है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट समझ चुके होंगे, लेकिन तब भी हम लोग एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं। सेम ही एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं जो हमने पहले लिया था। एग्जाम्पल शुगर सॉल्यूशन। अगर मैं यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन की बात करूं, मतलब शुगर सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स की बात करूं, तो वो क्या है यहाँ पे, शुगर प्लस वाटर। कौन से 2 कंपोनेंट से बना है, शुगर प्लस वाटर। अगर बच्चों यहाँ पे मैंने आपको सॉल्वेंट नहीं बताया तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा यहाँ पे सॉल्वेंट। और इस चीज को आप लोग खुद बताओ कि जो शुगर सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, लिक्विड होता है। और वो लिक्विड क्यों होता है, सर जो वाटर है वो हमारा सॉल्वेंट है, क्योंकि जो हमारा वाटर है वो सॉल्वेंट है। और वाटर खुद कौन से स्टेट में होता है, कौन से फिजिकल स्टेट में होता है, लिक्विड की फिजिकल स्टेट में होता है, ठीक है। तो हमारे पास पूरा सॉल्यूशन भी लिक्विड स्टेट में होगा। हमने क्या कहा, हमने कहा कि अगर वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है, वो खुद एक लिक्विड स्टेट में है, तो हमारा शुगर सॉल्यूशन भी लिक्विड स्टेट में होगा। और ये बच्चों मैंने किस तरीके से बताया कि शुगर सॉल्यूशन हमारा लिक्विड स्टेट में होगा, इस फर्स्ट वाले पॉइंट की वजह से, ठीक है। क्योंकि इस फर्स्ट वाले पॉइंट में साफ तौर पे लिखा हुआ है कि जो सॉल्वेंट क्या करता है, सॉल्वेंट हमें डिटरमाइन करने में मदद करता है कि फिजिकल स्टेट क्या होगा सॉल्यूशन का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं कि अगर ये कंपोनेंट 2 होते हैं, 3 होते हैं,
तब क्या होता है। इसका मतलब है हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। और इसमें हमारा पहला पॉइंट है बच्चों बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन में बच्चों क्या होता है कि एक होगा हमारे पास सॉल्यूट और एक ही होगा बच्चों हमारे पास सॉल्वेंट। हमने बच्चों क्या कहा बाइनरी सॉल्यूशन में? एक हमारे पास सॉल्यूट होगा और एक ही हमारे पास यहाँ पर सॉल्वेंट भी होगा। तो बाइनरी सॉल्यूशन हम किसे कहते हैं? इसमें एक हमारा सॉल्यूट हो और एक ही हमारा सॉल्वेंट हो। और यहाँ पर जो बाइनरी है यानी कि बाइनरी का बच्चों जो मतलब होता है ना वो भी दो ही होता है यहाँ पे, ठीक है, 2 मतलब है यहाँ पे 2 कंपोनेंट। तो हमारा एक यहाँ पे सॉल्यूट होगा और एक क्या होगा? सॉल्वेंट। अगर आप लोग एग्जाम्पल की बात यहाँ पे करें तो मैं एग्जाम्पल भी आपको दे देता हूँ, ठीक है। चेंज कर देते हैं इस बार एग्जाम्पल हम लोग। यहाँ पे अब हम लोग बात कर लेते हैं NaCl सॉल्यूशन के बारे में। किसकी? NaCl सॉल्यूशन के बारे में। NaCl में कौन से 2 कंपोनेंट हैं? एक हो गया हमारा NaCl प्लस H2O मीन्स वाटर। और एग्जाम्पल देख लो आप लोग यहाँ पे। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे ग्लूकोज सॉल्यूशन। ग्लूकोज सॉल्यूशन, तो ग्लूकोज सॉल्यूशन में हमारे पास 2 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारे पास ग्लूकोज प्लस H2O मीन्स वाटर। और ऐसे ही कई सारे और भी एग्जाम्पल हैं यहाँ पे। दूसरा हमारे पास आता है बच्चों यहाँ पे टर्नरी सॉल्यूशन, ठीक है। नेम से ही बच्चों यहाँ पे पता चल रहा है टर्नरी मतलब 3, यानी कि 3 कंपोनेंट्स की यहाँ पर बात हो रही है। तो अगर बच्चों यहाँ पे 3 कंपोनेंट अगर होंगे तो एक हो गया सॉल्वेंट, बाकी के बचे 2 वो हो जाएंगे सॉल्यूट। यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल भी देख लो। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिया है? C2H5OH CH3COOH प्लस वाटर H2O। यहाँ पर H2O हमारा सॉल्वेंट हो गया है और ये दोनों हमारे पास सॉल्यूट हो चुके हैं। ये दोनों सॉल्यूट है हमारे पास और ये हमारे पास सॉल्वेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट बात बच्चों, हमारा जो सिलेबस है उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही पढ़ेंगे। तो इसके बाद में हम जितना भी कुछ पढ़ेंगे वो हम बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में ही बच्चों पढ़ेंगे। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को ये टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन अच्छे तरीके से समझ में आ चुका होगा। तो चलिए बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में और जानकारी हासिल करते हैं। चलिए फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में ही टाइप्स ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में। तो देखो, अगर सबसे पहले मैं बात करूं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, तो ये है हमारे पास बच्चों गैसियस सॉल्यूशन, ये है हमारे पास लिक्विड सॉल्यूशन और ये है हमारे पास बच्चों सॉलिड सॉल्यूशन। तो बच्चों ये जो नेम है इससे हम बता सकते हैं कि हमारा सॉल्वेंट क्या होगा। तो अगर हमारा बच्चों यहाँ पे गैसियस सॉल्यूशन है तो इसको देखकर मैं बता सकता हूं कि हमारा सॉल्वेंट यहाँ पर क्या होगा, ठीक है। और हमारे यहाँ पे सॉल्वेंट क्या होगा? वो गैस होगा। और अगर लिक्विड सॉल्यूशन है तो इससे मैं बता सकता हूं कि जो हमारा सॉल्वेंट है वो हमारा लिक्विड होगा, वो हमारा लिक्विड होगा सॉल्वेंट। और जो हमारा सॉलिड सॉल्यूशन है इसको भी देखकर मैं बता सकता हूं कि हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड होगा, ठीक है। जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो सॉलिड होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सॉल्वेंट वो होता है जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को डिसाइड कर रहा है। सॉल्वेंट क्या होता है? जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट को डिसाइड कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट। अब आप लोग इधर देखो, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे गैसियस सॉल्यूशन है तो हमारे पास सॉल्वेंट यहाँ पे क्या होगा? गैस होगा, ठीक है।
फिर यहाँ पे आप लोग देखो जो लिक्विड सोल्यूशन है उसमें हमारे पास जो सॉल्वेंट होगा वो लिक्विड में होगा। फिर जो सॉलिड सोल्यूशन है उसका सॉल्वेंट हमारे पास यहाँ पर सॉलिड में होगा। तो जब कभी भी बच्चों आप लोगों को एग्जाम्पल देना होगा कि अगर मान लो वो आपको बोलता है कि लिक्विड सॉल्यूशन का हमें एग्जाम्पल दीजिए, तो तुरंत दिमाग में आपके आ जाना चाहिए कि सर सॉल्वेंट तो लिक्विड स्टेट में ही होगा और वो आप लोग वाटर ही लो हमेशा, जिससे कि आप लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी याद रखने में। ठीक है। और बच्चों ये स्लाइड आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहली बात तो बच्चों मैंने आपको ये बताई कि हम इधर से देखकर बता सकते हैं कि हमारा जो है सॉल्वेंट वो क्या होगा। ठीक है, कि हमारा सॉल्वेंट क्या होगा। अब टोटल 9 टाइप के होंगे हमारे पास। कैसे? इधर से बता सकते हैं हम लोग। जैसे कि ये यहाँ पर गैस है तो यहाँ पे सॉलिड लिक्विड गैस, फिर यहाँ पर ये लिक्विड है तो इसके साथ भी ये 3 सॉलिड लिक्विड गैस, फिर ये यहाँ पे सॉलिड है तो इसके साथ भी ये 3 स्टेट आएंगी, फिजिकल स्टेट आएंगी, सॉलिड लिक्विड गैस। अब हम लोग इधर देखते हैं यहाँ पे गैसियस सॉल्यूशन के बारे में। सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास यहाँ पे कैम्फर। ठीक। अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है कि अगर गैसियस यहाँ पे सॉल्वेंट है हमारे पास, ठीक है, तो हमने यहाँ पर नाइट्रोजन जो गैस है वो हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया है। ठीक है, वो हमने इसीलिए यहाँ पे फिक्स करी जिससे आपको समझने में आसानी हो सके। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सॉल्वेंट हमारे पास यहाँ पे फिक्स है जो कि है नाइट्रोजन। तो हमारा जो सबसे पहला एग्जाम्पल है, सॉल्यूट है हमारा यहाँ पे सॉलिड और सॉल्वेंट हमारा यहाँ पे गैस। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है कैम्फर इन नाइट्रोजन। जो कैम्फर है हमारा वो सॉलिड हो गया और जो नाइट्रोजन है वो हमारी गैस हो गई। फिर नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे लिक्विड गैस क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन। उसके बाद में गैस गैस मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। देन उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन की। तो लिक्विड सॉल्यूशन में हमारा जो यहाँ पे सॉल्वेंट है वो तो फिक्स है, लिक्विड रहेगा। ठीक है, लेकिन आप लोग अच्छे तरीके से समझ सके इसीलिए हमने यहाँ पे जो सॉल्वेंट है मीन्स हम जो कह सकते हैं लिक्विड है वो हमने फिक्स कर दिया है वाटर। ठीक है, इससे आप लोग इजीली समझ सकोगे। तो हमें यहाँ पे क्या देखना है, सॉलिड लिक्विड। तो यहाँ पे ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर, जो ग्लूकोज होता है पाउडर फॉर्म में, ठीक है, उसे हम लोग डिजॉल्व करते हैं वाटर में। ठीक। फिर नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे लिक्विड लिक्विड, तो इथेनॉल डिजॉल्व इन वाटर। फिर नेक्स्ट है हमारा गैस लिक्विड, ऑक्सीजन डिजॉल्व वाटर। अब इसी में ही बच्चों में आपको बता देता हूँ एक और बात कि हमें सबसे ज़्यादा ये 2 चीज़ें पढ़नी है। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा पढ़नी है, सॉलिड और ये लिक्विड वाला, लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर। ये भी आएगा, गैस भी आएगा, लेकिन ये थोड़ा इन दोनों के कंपैरिजन में कम पूछा जाएगा। देन हम लोग बच्चों बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन के बारे में। तो सॉलिड हमारा यहाँ पे सॉल्वेंट तो फिक्स है और सोल्यूट में हम सॉलिड यहाँ पे देखते हैं। तो जो एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पर वो है कॉपर डिजॉल्व इन गोल्ड। फिर सेकेंड है हमारा यहाँ पे सोल्यूट लिक्विड है और सॉल्वेंट हमारा सॉलिड है, तो उसका एग्जाम्पल है हमारे पास यहाँ पे है अमलगम ऑफ Hg विथ Na। अमलगम क्या होता है, मेटल का Hg के साथ होमोजीनियस मिक्सचर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमलगम। और लास्ट है हमारे पास गैस सॉलिड, एग्जाम्पल सॉल्यूशन ऑफ H2 इन Pd। शायद अगर आपको याद हो तो ये क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, हाइड्रोजिनेशन में हम इसे यूज करते हैं, हाइड्रोजिनेशन। इसकी मैं आपको रिएक्शन भी लिखकर दिखा देता हूँ, इसका यूज नहीं है इस चैप्टर में, लेकिन तब भी मैं आपको यहाँ पर लिखकर दिखा देता हूँ। CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड देन एरो पर यहाँ पे हम लिखेंगे H2 डैश PD।
तो हमारा यहाँ पर बनेगा CH3CH3। उम्मीद करता हूँ ये आपको टॉपिक समझ में आ चुका होगा। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ने से पहले बच्चों मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा। पहली चीज़ तो ये कि आखिर हम लोग सोल्यूशन चैप्टर के अंदर हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते क्यों हैं, और दूसरी चीज़ कि मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी समझाना चाहूँगा जिससे कि आपको इन कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आप सभी चीज़ों को ईजिली समझ पाओगे। इधर देखो, अब बच्चों आप लोग पूरे फोकस के साथ में मेरी बात को सुनना, ठीक है? जैसे मान लीजिए कि हम लोग अपने घरों में सब्जी वगैरह कुछ भी बना रहे हैं, तो खाने में हम लोग क्या करते हैं बच्चों? हम लोग उसमें नमक डालते हैं, मिर्ची डालते हैं, ठीक है, स्वाद अनुसार। कैसे डालते हैं? स्वाद अनुसार। क्लियर है? ये तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि हम लोग स्वाद अनुसार नमक और मिर्ची डाल देते हैं। लेकिन बच्चों आप लोग मान लीजिए कि एक दिन हमने क्या किया, हमने गलती से कुछ ज़्यादा मिर्ची डाल दी। ठीक, हमने सब्जी में क्या किया, हमने धोखे से ज़्यादा मिर्ची डाल दी। तो जब हम उसको खाएंगे, उस जो हमने जो खाना बनाया, जो सब्जी बनाई है, जब हम उसे खाएंगे तो हमें उस मिर्ची का एहसास होगा। ठीक है, मिर्ची कर लीजिए या नमक डाल दिया हमने, 2 चम्मच नमक डाल दिया मान लेते हैं हम सब्जी में ज़्यादा। ठीक है, तो जब हम उस सब्जी को टेस्ट करेंगे तब जाके हमें पता चलेगा कि उसमें नमक ज़्यादा है या मिर्च ज़्यादा है। तो बिल्कुल बच्चों सेम तरीके से हम मेडिसिन के लिए भी कह सकते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया बच्चों? अभी मैंने आपको बताया कि हमें टेस्ट करने के बाद में पता चला कि खाने में मिर्ची ज़्यादा है या नमक ज़्यादा है। लेकिन ऐसा हम दवाइयों के साथ नहीं कर सकते हैं। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो कि उधर तो खाने में तो हमारे पास ऑप्शन था कि चलिए हमने टेस्ट कर लिया और पता चल गया कि नमक ज़्यादा है, मिर्ची ज़्यादा है। लेकिन हर जगह हमारे पास ऑप्शन नहीं होते हैं बच्चों। दवाइयों के साथ हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए कोई मरीज आया, उसे हमने दवाई दी और उसने खाकर वो देख रहा है, वो चेक कर रहा है कि उसमें कंसंट्रेशन सभी चीज़ों की ठीक है कि नहीं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मान लो किसी की चीज़ की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई तो उसकी तो जान जा सकती है बेचारे मरीज की। हर जगह हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं। खाने की बात अलग थी और यहाँ दवाइयों की बात अलग होती है। इसीलिए हम कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ते हैं। ये आप लोग इस तरीके से भी समझ सकते हो। मान लो हम कोई मेडिसिन बना रहे हैं तो उसमें जो कंपोनेंट्स यूज हो रहे हैं तो उसमें किस तरीके की कंसंट्रेशन है ये हमें पता होना चाहिए। और ये हमें कैसे पता चलेगा? जब हम कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे तब। या अगर मैं आपको और इजी लैंग्वेज में बताऊं तो जो क्वांटिटी है वो फिक्स होनी चाहिए। क्लियर है? तो बच्चों इन्हीं सब चीज़ों को मेजर करने के लिए हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ते हैं। अब बच्चों कंसंट्रेशन में हमारे पास 3 चीज़ें आएंगी। एक आएगा बच्चों हमारे पास यहाँ पर W/W, फिर एक आएगा हमारे पास V/V, और फिर एक आएगा W/V। इस चीज को समझने से पहले बच्चों आप लोग इधर आओ, इस राइट साइड में। तो राइट में हमारे पास क्या है? मान लो कहीं पर आप लोगों को लिखा हुआ मिले X/Y। क्या लिखा हुआ है? X/Y। तो अगर मैं X/Y की बात करता हूं तो यहाँ पे जो X है बच्चों वो है सॉल्यूट, ठीक, और यहाँ पे जो Y है वो बच्चों है यहाँ पर सॉल्यूशन। क्लियर है? हमेशा याद रखिएगा जो X है वो हमेशा रिलेटेड रहेगा सॉल्यूट से और जो Y है वो हमेशा रिलेट रहेगा सॉल्यूशन से। ये उस केस में आपको काम आएगा जब क्वेश्चन में दिया ना गया हो कि X क्या है Y क्या है, तब आपको ये चीज मानकर चलनी पड़ेगी कि X हमारा सॉल्यूट है और Y हमारा सॉल्यूशन है। और ये बात आप सभी को पता है कि जो सॉल्यूशन है वो हमारा बराबर होता है
सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के, वो बराबर होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के सॉल्यूशन। एक बार मैं फिर से बता देता हूं, X रिलेटेड होता है सॉल्यूट से, Y रिलेटेड होता है सॉल्यूशन से। ये चीज आप लोगों को समझ में आ जानी चाहिए। जो ऊपर वाली चीज है वो सॉल्यूट कहलाएगा और जो नीचे वाली चीज है वो हमेशा सॉल्यूशन रहेगा। और सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। हमेशा हमेशा ये सॉल्यूट रहेगा ऊपर वाला और ये नीचे वाला हमेशा सॉल्यूशन रहेगा। इस चीज में मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। तो अब आप लोग इधर आओ बच्चों, ठीक है। अब इधर देखो यहाँ पर क्या लिखा है ऊपर, ये W। तो बच्चों ये जो W है ये किससे रिलेटेड होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट से। किससे रिलेट होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट से रिलेट होगा ये। और ये जो नीचे वाला W है ये किससे रिलेट रहेगा? ये रहेगा वेट ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड रहेगा। क्लियर है? ठीक इसी तरीके से ये है बच्चों वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट की यहां पर बात की जा रही है। फिर इसी तरीके से ये वाला भी रिलेट करेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। फिर नीचे देखिए ये जो W है ये रिलेट करेगा वेट ऑफ सॉल्यूट से, और इसके नीचे ये जो V है ये रिलेट करेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। ये रिलेट करेगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। हमेशा याद रखिएगा बच्चों, ऊपर वाला हमेशा सॉल्यूट होगा और नीचे वाला हमेशा सॉल्यूशन होगा। तो बच्चों ये थी कुछ सिंपल सी बेसिक मीनिंग जो मैंने अभी आपको यहाँ पर समझा दिया है, ठीक है। जिससे कि आप जब अभी कंसंट्रेशन टर्म्स को पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी। इनका मीनिंग समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था आप लोगों के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम लोग बात करते हैं मास परसेंटेज यानी कि W/W के बारे में। तो देखते हैं आखिर कि मास परसेंटेज क्या होगा। मास परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट। अगर किसी कंपोनेंट का लिख रहे हो तो उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का वेट अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन। क्या है यहाँ पर? मास ऑफ द कंपोनेंट in the solution upon total mass of the solution into 100। अब ध्यान से समझना है बच्चों इसका मीनिंग, क्योंकि ये तो सभी को पता है। मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। अब आप लोग इधर देखो, मैं आपको इसका एग्जाम्पल के जरिए सही तरीके से मीनिंग समझा देता हूं, ठीक है। इधर ध्यान से देखिएगा, अभी कॉपी मत कीजिएगा। जब मैं लिख लूं उसके बाद में वीडियो को पॉज करके कॉपी कर लेना। अगर आपको दे रखा है 10 W/W परसेंटेज ग्लूकोज इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर, इस तरीके से आपको दे रखा है। वाटर सॉल्यूशन यहां पे कर लीजिए, ठीक है, वाटर सॉल्यूशन। अब इसका क्या मीनिंग है देखिए, समझिए इधर। ये जो बच्चों ये नंबर लिखा हुआ है ना, इसको आप हमेशा सॉल्यूट का नंबर मानो। इसका सॉल्यूट का नंबर है ये। और सॉल्यूट क्या है बच्चों हमारे पास? ग्लूकोज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है? ये दे रखा है W क्या है? वेट है ये। किसका वेट है? सॉल्यूट का वेट है ये। और ये वाला W क्या कह रहा है? ये भी कह रहा है वेट है ये। लेकिन ये किसका वेट है? सॉल्यूशन का वेट है। वेट ऑफ सॉल्यूशन की यहाँ पे बात हो रही है, नीचे वाले W की। और ऊपर वाला W रिलेट कर रहा है सॉल्यूट से, वेट ऑफ सॉल्यूट से। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 10 ग्राम सॉल्यूट। और सॉल्यूट हमारा यहाँ पे क्या है? ग्लूकोज। सॉल्यूट है हमारा यहाँ पर ग्लूकोज। फिर हम लिखेंगे यहाँ पर प्रेजेंट इन
सॉल्यूशन को बच्चों आप लोग हमेशा 100 ही माने। मैंने क्या कहा, सॉल्यूशन को आप लोग हमेशा 100 ही माने। तो हम कहां पर थे, 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब याद रखिएगा आप लोग कि ये वाटर का नहीं है, ये वाटर का वेट नहीं है 100 ग्राम, ये सॉल्यूशन का वेट है 100 ग्राम। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर इसको हम लोग ग्राम में लें या किलोग्राम में लें, तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा इसे ग्राम में लीजिए। क्योंकि हम पहले पेन की इंक चेंज कर लेते हैं, तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि इसको आप लोग ग्राम में ही लें। क्लियर है? और इसको भी आप लोग ग्राम में ही लें। अगर किसी बच्चे को ग्राम से दिक्कत है और वो बच्चा कहे कि नहीं सर मैं तो किलोग्राम में लूँगा, तो उस केस में बच्चों आप लोग दोनों जगह किलोग्राम कर लीजिएगा। ऐसा नहीं चलेगा कि ऊपर आपने ग्राम रख लिया और नीचे आपने किलोग्राम। कुल मिला के बात ये कहना चाह रहा हूँ मैं आपसे कि दोनों जगह यूनिट बिल्कुल सेम होनी चाहिए। तो अभी हमने क्या कहा था, 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, यहाँ पर कुछ बच्चों का तो ज़रूर एक डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे सर आपने ग्राम ही क्यों लिखा, ml क्यों नहीं लिख दिया आपने यहाँ पर। तो बच्चों ये हमने इसीलिए किया है क्योंकि यहाँ पर W/W है, और W/W का मीनिंग क्या है, वेट से है। यहाँ पर ऊपर वाला जो W है वो वेट ऑफ सॉल्यूट्स को रिलेट कर रहा है, और नीचे वाला जो W है वो वेट ऑफ सॉल्यूशन को रिलेट यहाँ पर कर रहा है। ठीक, अब बच्चों हमें सिर्फ इतनी सी इंफॉर्मेशन मिली हुई थी कि 10 W/W परसेंटेज ग्लूकोज इन वाटर सोल्यूशन। हम इतनी सी ही इंफॉर्मेशन से बच्चों हम लोग वेट ऑफ वाटर निकाल सकते हैं। वेट ऑफ वाटर हम किस तरीके से निकालेंगे, इधर देखिए आप लोग, हम लोग यहाँ पर निकाल सकते हैं वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर, और वाटर हमारा क्या है यहाँ पर, सॉल्वेंट भी है। वाटर हमारे यहाँ पर सॉल्वेंट भी है। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे इधर वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट, तो यहाँ पर जो वेट ऑफ सॉल्यूशन है वो है 100, और यहाँ पर हम माइनस करेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हमारे पास 10 है, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है 90 ग्राम। ठीक है, तो इसका बच्चों मतलब ये है कि हमारे पास जो वेट ऑफ वाटर है, या हम कह सकते हैं जो हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट है वो 90 ग्राम है यहाँ पर। तो यहाँ से बच्चों हम लोग एक और मीनिंग भी निकाल सकते हैं। देखिए इधर ध्यान से आप लोग, हम लोग यहाँ पर ये मीनिंग निकाल सकते हैं कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। ये आपको नहीं करना है, बस ये हमने एक मीनिंग निकाला है यहाँ से, लेकिन ये आपको करना नहीं है पेपर में। आप तो बस इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा, इस लाइन को हमेशा याद रखिएगा, ये समझ में आना चाहिए बस आपको। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। मैं इस लाइन को बार बार इसलिए बच्चों रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस एक लाइन से हमें सभी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। आपको बस बच्चों इतनी सी इंफॉर्मेशन गिवन होगी, और इस इतनी सी इंफॉर्मेशन गिवन होने में ही आपको वो सभी चीज़ें कैलकुलेट करनी होंगी, जैसे कि W/W, V/V, W/V। ठीक है, फिर आगे चल के हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे, मोलैलिटी, इन सभी चीज़ों को आप लोग इसी चीज़ से कैलकुलेट कर लोगे। तो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लाइन है आपके लिए। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को ये बात क्लियर हो चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं, चलिए और एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, जिससे कि और हमें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 5% W/W NaCl in water, then
फाइंड weight, then find weight of water, then find weight of water. If total weight of solution, पहला है हमारे पास, यहाँ पर पहला हम लोग ले लेते हैं, फर्स्ट है हमारे पास 500 ग्राम के लिए, 500 ग्राम के लिए, और दूसरा है हमारे पास यहाँ पर 20 ग्राम के लिए। अब बच्चों आप लोग वीडियो को पॉज करो और खुद से एक बार इन आंसर्स को निकालकर अपनी कॉपी में लिखो, ठीक है। फिर अभी जब मैं आपको कराऊं तो आप अपने आंसर्स को चेक कीजिएगा कि आपके आंसर सही आए हैं या नहीं सही आए हैं। क्लियर है? उम्मीद करता हूं बच्चों अभी तक आप लोगों ने आंसर निकाल लिए होंगे। तो चलिए अब मैं इसे सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। सबसे पहली लाइन बच्चों आप लोगों की ये होनी चाहिए, ध्यान से देखिए, जब कभी भी आपको W/W मिले, W/V मिले या V/V मिले, सबसे पहला काम बच्चों आप लोगों का ये होना चाहिए कि आप उस रेशियो का मीनिंग लिखें। जैसे अभी हमने कुछ देर पहले लिखा था, अभी मैंने आपको बताया था कि 10 W/W परसेंटेज की मीनिंग मैंने आपको लिखकर बताई थी कि 10 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। तो वो वाली लाइन बच्चों सबसे पहले आप लोगों को लिखनी है। इस वाले क्वेश्चन में भी वही लाइन आप सबसे पहले लिखिए, यानी कि इसका आपको मीनिंग लिखना है। इस 5% W/W का आपको मीनिंग लिखना है यहाँ पे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोगों को इसका मीनिंग लिखना है। इधर देखिए आप लोग, हम लोगों को सबसे पहले इसका मीनिंग लिखना है। 5% W/W NaCl सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ये हमारे पास दे रखा है। तो बच्चों हमें इसका मीनिंग लिखना है। तो इसका मीनिंग क्या होगा यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। इससे पहले भी मैंने आपको बताया था, ये जो नंबर होता है ये सॉल्यूट को हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। ये नंबर किसका है? सॉल्यूट का है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों 5 ग्राम, अब यहाँ पे ग्राम इसलिए क्योंकि यहाँ पे W/W है, ठीक है। 5 ग्राम NaCl present, 5 ग्राम NaCl present in, इसमें सॉल्यूशन में 100 ग्राम। अभी ग्राम हमें कैसे पता चला कि यहाँ पे ग्राम ही लिखना है? इस W/W से, ठीक है। ऑफ सॉल्यूशन क्या है इसकी मीनिंग? 5 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो अब मुझे चाहिए वेट ऑफ वाटर। अब हम यहां से वेट ऑफ वाटर को कैलकुलेट कर लेते हैं। वेट ऑफ वाटर इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पे हमारा जो वेट ऑफ सॉल्यूशन है वो 100 है, -5, तो हमारा आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा 95 ग्राम। हमारा यहाँ पर 95 ग्राम वेट ऑफ वाटर निकल कर आ चुका है। ये जो वेट ऑफ वाटर निकल के आया है ये 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के लिए निकल कर आया है। हमसे क्वेश्चन में वेट ऑफ वाटर पूछा गया है, लेकिन 500 ग्राम के लिए और 20 ग्राम के लिए। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट वाले के बारे में, यानी कि 500 ग्राम के लिए हम यहाँ पर अब कैलकुलेट करके देखते हैं। अब बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को 8th क्लास वाली मैथ से सॉल्व करेंगे। देखिए इधर हम लोग यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन में हमारा H2 कितना है? यहाँ पर 95 ग्राम H2O है हमारा यहाँ पर। तो 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा?
1 ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा? इजी है, डिवाइड कर देंगे, यानी कि हो जाएगा ये 95/100। क्या हो जाएगा ये? 95/100 ग्राम। अब बच्चों ये 1 ग्राम में आ चुका है, तो अब हमें जितने भी ग्राम में चाहिए होगा उससे हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो इजी हो गई ये हमारे लिए और सभी वैल्यू निकल के आ जाएंगी। हमें चाहिए 500 ग्राम्स में, 500 ग्राम सॉल्यूशन, ये आ जाएगा हमारा 95/100 इंटू 500। फिर हम यहाँ पर ये 95 इंटू 5 करेंगे तो ये हमारा यहाँ पे निकल कर आ जाएगा 475 ग्राम। और ये हमारा आ चुका है फर्स्ट वाले का, तो सेकंड वाले का हम इधर निकाल लेते हैं। सेकंड वाला है हमारा यहाँ पर, इधर से हम निकाल लेंगे, तो 20 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है हमारे यहाँ पे। ये हमें चाहिए 95/100 इंटू 20। तो यहाँ से जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हमारा आ जाएगा 19 के बराबर। 19 ग्राम यहाँ पर आ गया हमारा वेट ऑफ वाटर और 20 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने अपने आंसर मैच कर लिए होंगे। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप लोगों को कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है जिसमें W/W पूछा गया हो, W/V पूछा गया हो या V/V पूछा गया हो, तो आप लोगों को इसका मीनिंग ज़रूर लिखना है और वो इस तरीके से लिखना है आप लोगों को। ठीक है, ये लाइन आप लोगों को याद होनी ही चाहिए इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अच्छा, आप लोग एक और यहाँ पे फॉर्मूला लिख लीजिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका यूज अभी हम लोगों ने यहाँ पर किया था। ये ठीक है, यहाँ पे हमने वेट ऑफ वाटर निकाला था 100 ग्राम के लिए, किसके लिए? और 100 ग्राम के लिए हमने यहाँ पे निकाला था। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज, मींस वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। बच्चों इसका बहुत ही ज्यादा सिंपल सा मीनिंग है। हमने क्या कहा अभी? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब दोनों जगह क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। यहां पर देखिए, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट। क्लियर है बच्चों? अगर आप लोगों को ये बात क्लियर है तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ आपको मिलता है यहां पर, एग्जाम्पल 15% V/V इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल इन वाटर। हमने यहां पर क्या कहा? हमने कहा 15% V/V इथेनॉल इन वाटर। तो बच्चों इसका क्या मीनिंग होगा? इधर देखिए, तो बच्चों जैसे हमने पहले किया था वैसा ही हम अभी भी करेंगे, बिल्कुल सेम लाइन हमें लिखनी है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर पहले ही बताया था, ये 15 कहाँ पर जाएगा? ये सॉल्यूट के पास जाएगा। ठीक है, फिर बच्चों मैंने आपको बताया था ये जो ऊपर वाला V है ये सॉल्यूट से रिलेटेड होगा, ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट की यहाँ पे बात हो रही है, और नीचे वाले V की यहाँ पर बात हो रही है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। नीचे वाला V ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड है और ऊपर वाला भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट से रिलेटेड है। तो चलिए अब हम इसका मीनिंग यहाँ पर लिखते हैं। इधर देखिए सभी बच्चे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 15। अब यहाँ पर क्या मैं ग्राम लिखूंगा? नहीं, यहाँ पर हमें क्या लिखना होता है वो हम यहाँ से चेक करते हैं। यहाँ पर V दिया गया है, मीन्स वॉल्यूम दिया गया है, तो हम यहाँ पे ग्राम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम ml लिखेंगे। ठीक है, ml। तो बच्चों एक चीज याद रखिएगा, जब यहाँ पर आप ये ml में यूज कर रहे हो
तो इसको भी आपको ml में ही यूज करना पड़ेगा। तो चलिए वापस अब हम लोग अपनी मीनिंग पर आते हैं। हम लोग कहाँ पे थे? 15 ml इथेनॉल, 15 ml इथेनॉल, और इथेनॉल हमारा क्या है? सॉल्यूट है। क्या है? सॉल्यूट है ये। फिर हम यहां पे लिखेंगे प्रेजेंट इन, हमने क्या कहा? 15 ml इथेनॉल सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमने क्या कहा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई बच्चों की नहीं आई? बताइए। बिल्कुल सेम है जैसा अभी हम लोगों ने W/W में किया था, वैसा ही हमने यहां पर भी किया है। अब बच्चों मैंने आपको इसकी मीनिंग निकालना सिखा दिया है। आगे बच्चों क्वेश्चन करने से पहले जिन बच्चों को भी डेंसिटी के बारे में पता नहीं है वो सभी बच्चे ध्यान से इधर देखें। अभी मैं आपको बता देता हूं, डेंसिटी के बारे में भी मैं आपको समझा देता हूं, जिससे आगे जब मैं क्वेश्चन करूं तब आपको उसमें किसी भी प्रकार का डाउट ना हो। डेंसिटी क्या होती है बच्चों? हमारे पास यहाँ पे देखिए आप लोग, डेंसिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो बच्चों ये होती है हमारे पास डेंसिटी। मतलब अगर यहां पर मैं वेट को ग्राम में ले रहा हूं तो बच्चों यहां पर आ जाएगा ml। तो बच्चों इसको हम लोग कहते हैं डेंसिटी। इसको ध्यान से याद रखिएगा इस फॉर्मूले को, ठीक है? आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। बढ़ते हैं आगे। अब बच्चों हम लोग एक यहां पर क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, यहां पर हम लोग कर देते हैं 10%, ठीक है? 10% V/V, क्लियर है? इथेनॉल सॉल्यूशन। इसको बच्चों आप लोगों को कन्वर्ट करना है W/W में। यहां पर हम लोग ले लेते हैं X, W/W परसेंटेज, इथेनॉल सॉल्यूशन, इथेनॉल सॉल्यूशन। क्या आप लोग क्वेश्चन समझे? क्वेश्चन ये है बच्चों, 10% V/V जो सॉल्यूशन है इथेनॉल का, उसको आप लोग W/W परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो, और आप लोगों को गिवन क्या है? डेंसिटी। क्या चीज गिवन है आप लोगों को? डेंसिटी। गिवन में हम लोग यहां पे लिख देते हैं डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। यहां पर हमें कितनी दे रखी है? मान लेते हैं बच्चों 2 ग्राम पर ml, क्लियर है? उसके बाद में हम लोग यहां पर ले लेते हैं, यहां पर हमें गिवन है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट। ये कितने दे रखा है? यहां पर हमारे पास है 3 ग्राम पर ml। अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करें तो हमारे क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमें 10% V/V इथेनॉल सॉल्यूशन को हमें X W/W परसेंटेज इथेनॉल सॉल्यूशन में चेंज करना है, यानी कि कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर हमारा जो W/W परसेंट है वो क्या कह रहा है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे W/W परसेंटेज का यहाँ पे क्या मतलब है? देखिए इधर, यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूट, ये हमसे कह रहा है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। परसेंटेज लगा है इसीलिए 100। तो बच्चों अब आप लोग वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद से करने की कोशिश कीजिए और फिर अपने आंसर को चेक कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूं अभी तक आप लोगों ने इसे सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व करके देखते हैं।
इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि जब कभी भी इस तरीके से 10% V/V इथेनॉल सोल्यूशन, इस तरीके से आपको कभी भी कुछ भी मिले तो उसका सबसे पहले आप लोगों को मीनिंग लिखना है यहाँ पर। क्लियर है? तो चलिए हम लोग यहाँ पर मीनिंग लिखते हैं इसका। 10% V/V का यहाँ पर हम लोग मीनिंग लिखते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे 10 ml। ml हम इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पर क्योंकि V है। क्लियर है? वॉल्यूम है इसीलिए हम लोग यहाँ पर ml लिख रहे हैं। 10 ml इथेनॉल, 10 ml इथेनॉल present in 100 ml volume of solution। 100 ml वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। हमने यहाँ पे क्या लिखा? हमने लिखा 10 ml इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो इधर बच्चों आपका आ गया वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। इधर आप लोगों का आ चुका है वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट 10 ml। और इधर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml। इधर हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml। अब ये तो चीज़ हम लोग समझ गए कि हमारा यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट 10 ml आ चुका है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml आ चुका है। लेकिन अब बात आती है हमें क्या चाहिए? हमें बच्चों चाहिए वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। हमें वेट चाहिए सॉल्यूशन का और हमें वेट चाहिए सॉल्यूट का। तो बच्चों ये जो आंसर है वो हमारा डेंसिटी के फॉर्मूले के थ्रू आ सकता है। तो बच्चों हम लोगों को क्या क्या पता है? हम लोगों को डेंसिटी पता है क्योंकि हमें डेंसिटी क्वेश्चन में ही दी गई है, और हम लोगों को वॉल्यूम पता है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट हमें पता है 10 ml है और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें पता है कि 100 ml है। तो हम लोग यहाँ पर डेंसिटी के फॉर्मूले को यूज कर हम यहाँ पर इसका वेट निकाल लेते हैं। इधर देखो आप लोग, हमने यहाँ पर क्या कहा? हमने कहा D इज इक्वल टू W अपॉन V। ये डेंसिटी का फॉर्मूला है हमारा। लेकिन बच्चों हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए बच्चों W। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? W इज इक्वल टू ये हो जाएगा D इंटू V। क्या हो जाएगा? W इज इक्वल टू D इंटू V। तो इसको हम लोग एक डब्बे में बंद कर लेते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए वेट ऑफ सॉल्यूट। हमें चाहिए वेट ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों को D रखना है, यानी कि डेंसिटी रखनी है। तो हमें डेंसिटी किसकी रखनी है? ये चीज याद रखिएगा, हमें डेंसिटी रखनी है सॉल्यूट की। हमें डेंसिटी रखनी है यहाँ पर सॉल्यूट की डेंसिटी हमें रखनी है। क्लियर है? तो सॉल्यूट की डेंसिटी हमारे पास क्या है? 3 है। यूनिट भी हम लोग रखेंगे यहाँ पे 3 ग्राम पर ml। उसके बाद में V हम लोग रखना है यहाँ पर। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या है? 10 ml है। तो हम लोग यहाँ पे रखेंगे 10 ml। उसके बाद में ml से ml कटा और यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है 30 ग्राम। ये आ गया हमारा बच्चों वेट ऑफ सॉल्यूट। अब हम लोगों को बच्चों चाहिए वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोगों को चाहिए वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन भी यही हो जाएगा D इंटू V। और D हमारे यहाँ पर क्या दिया गया है? क्या गिवन है हमें? डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हमें क्या गिवन है? 2 है यहाँ पर, 2 ग्राम पर ml। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2 ग्राम पर ml इंटू V हमारे यहाँ पर कितना गिवन है? 100 ml है। कितना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितना है? 100 ml है। हम लोग यहाँ पे 100 ml लिख देंगे। ml से ml कटा, यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है 200 ग्राम। यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है 200 ग्राम। अब बच्चों ये हमारा आ चुका है इतना निकलकर, तो अब हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाएगा। इधर देखते हैं हम लोग यहाँ पर हमारा W/W परसेंटेज कितना आएगा?
देख लेते हैं अभी हम लोग। तो वेट ऑफ सोल्यूट हमारा कितना है यहाँ पर 30 ग्राम आया, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे 30 ग्राम। उसके बाद में वेट ऑफ सोल्यूशन हमारा कितना है 200 ग्राम इंटू 100, 0 से 0 गए और यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा 15। तो हमारा आंसर यहाँ पर कितना आ रहा है 15% हमारा यहाँ पर आंसर आ रहा है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चों मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी कि W/V। नाम से ही ये तो पता चल रहा है, पहले आएगा यहाँ पर वेट और फिर आएगा यहाँ पर हमारा वॉल्यूम। क्लियर है? और याद रखिएगा ये W रिलेटेड होता है बच्चों सॉल्यूट से। क्लियर है? और ये बच्चों V रिलेटेड होता है सॉल्यूशन से, यानी कि ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारा W/V परसेंटेज ऑफ अ कंपोनेंट क्या है मास ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। और बच्चों ये आप लोग यहाँ पर ये ग्राम में ले सकते हो और इसको आप लोग ml में ले सकते हो। ये ग्राम पर लीटर में भी हो सकता है, जैसा क्वेश्चन में दिया गया हो वैसा आपको करना है। लेकिन मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें बता ही नहीं रखा गया होता है कि आपको ग्राम पर ml में लेना है या ग्राम पर लीटर में लेना है, तो उस केस में बच्चों आप लोग इसे ग्राम पर ml में ही लेकर करना क्वेश्चन को सॉल्व। फिर देखिए बच्चों हम लोग एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं कि W/V परसेंटेज का मीनिंग हम कैसे लिखेंगे। तो देखिए एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं एग्जाम्पल। तो हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं 8%, क्या है हमारे पास W/V, ग्लूकोज इन वाटर। हमने क्या कहा 8% W/V ग्लूकोज इन वाटर। तो बच्चों जल्दी से इसका मीनिंग कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए मुझे। तो चलिए हम लोग इसकी मीनिंग लिखकर देखते हैं। इसकी मीनिंग लिखने से पहले बच्चों आप लोग इधर देखो, यहाँ पर हमें क्या दिया है, यहाँ पर हमें ऊपर है हमारे पास में W, तो ये वेट हुआ। ठीक है, वेट का मतलब यहाँ पर हम लोग ग्राम का यूज करेंगे। क्लियर है? और यहाँ पर नीचे है वॉल्यूम, वॉल्यूम है यहाँ पर ये, और यहाँ पर हम लोग ml का यूज करेंगे। तो बच्चों इसका मीनिंग कुछ इस प्रकार होगा 8 ग्राम ग्लूकोज जो कि है सॉल्यूट, प्रेजेंट इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमने बच्चों यहां पर क्या कहा 8 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों इस तरीके से हम लोग W/V परसेंटेज का मीनिंग लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे। अच्छा, अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि यहां पर हम लोग 92 ml वाटर लिख सकते हैं क्या? अगर कोई भी बच्चा ऐसा सोच रहा है तो वो बिल्कुल गलत सोच रहा है। ऐसा हम लोग यहां पर नहीं लिख सकते हैं। मैंने क्या कहा, मैंने बच्चों ये कहा कि अगर कोई बच्चा ये सोच रहा है, इसका मीनिंग ये निकाल रहा है, क्या निकाल रहा है वो मीनिंग, वो कह रहा है कि 92 ml यहां पर वाटर जो है वो प्रेजेंट है, तो वो बच्चा बिल्कुल गलत सोच रहा है। ये रॉन्ग है, ये बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि जो हमारी बच्चों यूनिट है वो डिफरेंट है। यहाँ पर 8 ग्राम है और यहाँ पर 100 ml है। और अगर इजी लैंग्वेज में बच्चों में कहूँ तो वेट में से हम लोग वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी हम लोगों ने पढ़ा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब हम लोग उसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इधर देखिए क्वेश्चन हमसे यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 10% W/V of
ग्लूकोज, यहाँ पे हम लोग ग्लूकोज ले लेते हैं, ग्लूकोज सोल्यूशन। क्लियर है। एंड यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं डेंसिटी हमें दी गई है, डेंसिटी है हमारी यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर हमें दी गई है 2 ग्राम पर ml। तो आप लोगों को क्या फाइंड करना है, देन फाइंड, पहली चीज हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करनी है वो देख लेते हैं, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। उसके बाद में जो B है वो हमें क्या फाइंड करना है, B हमें फाइंड करना है W/W परसेंटेज, हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो क्वेश्चन हमारा हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 10% W/V ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन, और हमें यहाँ पर डेंसिटी दी गई है सोल्यूशन की 2 ग्राम पर ml। देन हमें फाइंड करना है वेट ऑफ वाटर इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, और हमें W/W परसेंट यहाँ पर फाइंड करनी है। अब बच्चों अपनी ईमानदारी से इस वीडियो को पॉज कीजिए और इसे एक बार खुद से सॉल्व करके देखो, उसके बाद में बच्चों अपने आंसर को मैच कर दीजिएगा। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया होगा। अब अपने आंसर को मैच कर लीजिएगा। अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो बच्चों इसका सबसे पहला स्टेप मैंने आपको कई बार बताया है कि क्या होता है, सबसे पहले हमें इसकी यहाँ पर मीनिंग लिखनी होती है। तो इसकी मीनिंग क्या है, चलिए लिखते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बच्चों 10 ग्राम, ग्राम इसलिए क्योंकि W है, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 10 ग्राम, कौन सा सोल्यूशन है, ग्लूकोज। तो 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ml, प्रेजेंट इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसका क्या मीनिंग है, 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहला स्टेप हमने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, इसका मीनिंग हमने यहाँ पर लिख दिया है। क्लियर है। अब बच्चों हमें क्या चाहिए, तो पहला पॉइंट यहाँ पर हमसे कह रहा है वेट ऑफ वाटर इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों यहाँ पे लिख लेते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट। हमें वेट चाहिए ना यहाँ पे वाटर का, तो हम सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूट का वेट लिख लेते हैं। वेट ऑफ सॉल्यूट, तो ये है बच्चों हमारा 10 ग्राम, ये है हमारा 10 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूट है हमारा 10 ग्राम। फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन, फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब बच्चों क्या हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है, नहीं, हमें नहीं पता है, हमें वेट ऑफ सॉल्यूशन बच्चों नहीं पता है। तो बच्चों वेट ऑफ सॉल्यूशन हम कुछ इस तरीके से निकालेंगे, लेकिन बच्चों क्वेश्चन में हमें दिया गया है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी गई है हमें 2 ग्राम पर ml, यहाँ पे हमें डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी गई है। हमें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी पता है, तो हम डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, D = W/V होता है। तो हम लोग यहाँ से W कैलकुलेट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे रखेंगे D हमारा कितना है, 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर हम V से मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि है 100। तो हमारे यहाँ पे जो वेट ऑफ सॉल्यूशन है वो हमारा आ चुका है यहाँ पर 200 ग्राम। तो बच्चों अब हम लोगों को वेट ऑफ सॉल्यूट भी पता है और हम लोगों को वेट ऑफ सॉल्यूशन भी पता है। तो क्या अब हम लोग वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल, हम लोग वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं। वेट ऑफ सॉल्वेंट का क्या फॉर्मूला होता है, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है। तो हम लोग यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। वेट ऑफ सोल्यूशन हमारा निकल के आया है 200 ग्राम, माइनस हम लोग करेंगे यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूट यानी कि 10। तो हमारा जो आंसर है वो यहाँ पर 190 ग्राम निकल कर आ चुका है।
तो बच्चों ये आंसर आ चुका है हमारा ए पार्ट का, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर निकालते हैं बी पार्ट का आंसर, क्लियर है। तो बी पार्ट में हमें क्या दे रखा है, W/W परसेंटेज, तो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं W/W परसेंटेज। यहाँ से हम अब यहाँ पर रखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू, ठीक है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा क्या आया है, वेट ऑफ सॉल्यूट है बच्चों हमारा 10/200। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू इंटू 100, तो हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा 5%, क्लियर है। यहाँ से हमारा W/W परसेंटेज निकल कर आ चुका है 5%। तो ये हमारा बी पार्ट का आंसर आ चुका है और ये हमारा ए पार्ट का आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास पार्ट्स पर मिलियन। ये वहां यूज करी जाती है जहां पर बच्चों क्वांटिटी बहुत ज्यादा कम होती है, तो वहां पर बच्चों हम लोग इस पार्ट्स पर मिलियन को यूज करते हैं। तो इसमें वैसे तो बच्चों आप लोगों को पता ही होगा, मिलियन का मतलब यहाँ पर 10⁻⁶। फिर यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट। अब बच्चों ये कुछ भी हो सकता है, ये वेट भी हो सकता है, ये वॉल्यूम भी हो सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी हो सकता है, ये वेट भी हो सकता है और वॉल्यूम भी हो सकता है। तो हमने क्या कहा, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमने बच्चों क्या कहा, हमने कहा नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 10⁻⁶। मतलब अगर बच्चों आप लोगों से डिफरेंस पूछा जाए तो बस बच्चों इतना सा डिफरेंस है कि पहले यहाँ पे इंटू 100 आता था और अब यहाँ पर 10⁻⁶ आ रहा है। इसके अलावा बच्चों कोई भी डिफरेंस नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा पार्ट्स पर मिलियन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में। मोल फ्रैक्शन बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है। इससे आपका 100% क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसे बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़िएगा प्लीज। तो मोल फ्रैक्शन से पहले बच्चों मैं आप लोगों को मोल बता देता हूं। अगर किसी बच्चे को नहीं आता है मोल क्या होता है तो उसे मोल बता देते हैं। पहले यहां पर मोल होता है बच्चों गिवन मास, मोल होता है हमारा गिवन मास, जो कि हम लोग ग्राम में ले लेंगे। यहां पर गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसका दूसरा फॉर्मूला भी है यहां पर, इधर देखिए, यहां पर आ जाएगा नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन Na का नंबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो बच्चों हमने क्या कहा, हमने कहा मोल होता है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या हम कह सकते हैं मोलर मास। और इसका दूसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ एंटिटीज अपॉन Na। अच्छा, किसी बच्चे को अगर एंटिटीज में प्रॉब्लम हो तो इधर देख लीजिए एंटिटीज क्या होती हैं। एंटिटीज में यहां पे लिख देता हूं, एंटिटीज ये हो सकती हैं बच्चों आप लोगों की नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम्स। फिर यहां पे हो सकता है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये हो सकता है नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ आयन्स हो सकते हैं ये, ETC। क्लियर है। अब देखो बच्चों मोल फ्रैक्शन, नेम से ही पता चल रहा है मोल का जो फ्रैक्शन होगा मतलब रेशियो होगा, मोल्स का जो रेशियो है बच्चों उसी को हम क्या बोलते हैं, मोल फ्रैक्शन। और बच्चों मैंने अभी आपको बताया भी है कि ऊपर वाली टर्म किससे रिलेटेड होती है, सॉल्यूट से, और नीचे वाली टर्म किससे रिलेटेड होती है, सॉल्यूशन से। और बच्चों मोल फ्रैक्शन को जनरली हम लोग x से डिनोट करते हैं।
हम लोग इसे x से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला देख लेते हैं अब हम लोग। मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट, किसी भी कंपोनेंट का अगर बच्चों हम लोगों को मोल फ्रैक्शन निकालना हो तो उस पार्टिकुलर कंपोनेंट के मोल अपॉन टोटल सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हैं उनके मोल। तो हमारे पास यहां पर क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को मोल फ्रैक्शन क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हम लोग एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां पर प्रूफ करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पर बच्चों हम लोगों ने एक मिक्सचर लिया है जिसमें हमारा एक कंपोनेंट है A और हमारे यहां पर दूसरा कंपोनेंट जो है वो है बच्चों यहां पर B। क्लियर है। यहां पर हम लोगों ने बच्चों लेट कर लेते हैं हम लोग। यहां पर हम लोगों ने मान लिया है कि मोल ऑफ A यहां पर बराबर है Na के, और यहां पर जो मोल ऑफ B है वो बराबर है Nb के। यहां पर Nb के मोल ऑफ B बराबर है, ये हम लोगों ने लेट किया है, माना है यहां पर। क्लियर है। उसके बाद में बच्चों यहां देखिए, यहां पर हम लोग जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन ऑफ A, मोल फ्रैक्शन हम लोग यहां पर निकाल रहे हैं A का। तो अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन A का निकाल रहे हैं यहां पर हम लोग XA लिख देंगे। क्लियर है। तो मैंने क्या कहा, यहां पे मैंने कहा अगर हम लोग मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं A का तो हमें यहां पर मोल्स ऑफ A चाहिए, हमें यहां पर चाहिए मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है। और बच्चों हम लोग यहां पर मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, मींस फ्रैक्शन हम लोग निकाल रहे हैं, इसीलिए यहां पर इनटू 100 नहीं होगा। तो मोल्स ऑफ A यहां पर हमारा क्या होगा, मोल्स ऑफ A अपॉन में यहां पर क्या लिखा है, टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पे टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, मोल्स ऑफ A प्लस मोल्स ऑफ B। क्लियर है। तो इसमें बच्चों अगर हम लोग डेटा पुट करेंगे तो हमारा यहां पर आ जाएगा Na अपॉन Na प्लस Nb, ये आ जाएगा हमारा, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। ये हमारा यहां पर बच्चों XA आ चुका है। फिर हमारा आएगा यहां पर बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ B। इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, XB से डिनोट करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा हमारा मोल्स ऑफ B अपॉन जो टोटल मोल होंगे यहां पर टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और अभी मैंने आपको टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन बता ही दिए हैं, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे XB की वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ रही है NB अपॉन Na प्लस NB। ये हमारा हो गया इक्वेशन 2। क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पर बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग इक्वेशन 1 प्लस 2 कर देंगे। यहाँ पर हम लोग इक्वेशन 1 प्लस 2 कर देंगे। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल कर आ रही है यहाँ पर XA प्लस XB। ये तो राइट हैंड साइड हो गया, माफ कीजिएगा ये तो लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और राइट हैंड साइड में हमारा क्या आ रहा है Na प्लस NB। यहां पर आ जाएगा प्लस NB अपॉन Na प्लस NB। तो इसे सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर ये आ रहा है XA प्लस XB। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा Na प्लस NB अपॉन Na प्लस NB। क्लियर है। ये आ जाएगा और ये यहां से कैंसिल हो जाएगा, ये 1 के बराबर आ गया। तो यहां से बच्चों हमारा निकल कर आ रहा है, ध्यान से देखिएगा यहां से हमारा निकल कर आ रहा है XA प्लस XB, ये बराबर हो जाएगा बच्चों 1 के।
और यहाँ से हम लोग एक चीज़ और कह सकते हैं बच्चों, एक्स ए बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स बी के। ये बच्चों बहुत ज़्यादा, ये दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इनका यूज़ कई जगह होगा, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, इन्हें आप लोग लर्न ज़रूर कर लें, लर्न इट प्लीज़, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हमने यहाँ पे क्या कहा, हमने कहा एक्स ए प्लस एक्स बी की वैल्यू बच्चों 1 आएगी। तो जितने भी बच्चों कंपोनेंट होंगे, ध्यान से समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, जितने भी कंपोनेंट होंगे, मान लीजिए बच्चों कि कोई सॉल्यूशन है जिसमें n कंपोनेंट है, उनके मोल फ्रैक्शन का सम बच्चों 1 होगा। सॉल्यूशन में बच्चों जितने भी कंपोनेंट होते हैं उन सभी के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होता है। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को ये सभी चीजें बिल्कुल क्लियर हो चुकी होंगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चों, अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्लियर है? तो देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 22 ग्राम बेंजीन इज डिसॉल्व्ड ऑन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी कि CCl4, और यहाँ पे बेंजीन का भी फॉर्मूला लिखा हुआ है C6H6। तो चलिए बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को क्या चाहिए, मास परसेंटेज चाहिए बच्चों, यानी कि हम लोग क्या चाहिए, W/W परसेंटेज हमें चाहिए यहाँ पर। क्लियर है? यहाँ पे सॉल्यूशन हम लोग इसका देख लेते हैं। सॉल्यूशन सबसे पहले बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों को गिवन क्या क्या है। गिवन है बच्चों हम लोगों को वेट ऑफ बेंजीन, हमें गिवन है वेट ऑफ बेंजीन, हमारे पास क्या दे रखा है, 22 ग्राम दे रखा है। उसके बाद में हमें वेट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड मीन CCl4 का गिवन है यहाँ पर वेट 122 ग्राम। कितना गिवन है हमें, 122 ग्राम यहाँ पर हमें गिवन है ये वेट। उसके बाद में बच्चों अब हम लोग यहाँ पर जो टोटल वेट है, टोटल वेट है जो सॉल्यूशन का, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, वो हम लोग यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। 22 प्लस 122 ये बराबर हो जाएगा बच्चों 144 ग्राम के। अब हम लोग यहां पर बच्चों निकालते हैं W/W परसेंटेज। किसका निकालना है W/W परसेंटेज, बेंजीन का। W/W परसेंटेज ऑफ, यहां पर हम लिख देते हैं बेंजीन। तो यहां से हमारा फॉर्मूला है बच्चों वेट ऑफ बेंजीन, वेट ऑफ बेंजीन अपॉन, यहां पे आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहां पर हम लोग इनकी वैल्यू रख देंगे। वेट ऑफ बेंजीन क्या दे रखा है हमें, 22 ग्राम अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या दे रखा है, 144 इंटू 100। अगर इसको बच्चों मैं सॉल्व करूं तो ये आ जाएगा हमारा, और इसको अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करूं तो 144 से अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो ये आ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा हमारा बच्चों 15.28%। क्लियर है? ये हमारा इतना आ जाएगा। फिर आप लोग इधर देखिए, सेकेंड निकालना है तो हम इसे 100 में से माइनस कर देंगे, मीन्स W/W परसेंटेज ऑफ CCl4 यहाँ पर हो जाएगा हमारा 100 माइनस 15.28। तो हमारा वैल्यू निकल के आ रही है 84.72%। तो ये बच्चों हमारा आंसर आ चुका है। क्लियर है? हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो हमने वो उसको यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है। W/W परसेंटेज आया है बेंजीन का 15.28% और CCl4 का यहाँ पे W/W परसेंटेज आया है 84.72%। क्लियर है? ये हमारा आंसर आ चुका है। तो बच्चों इसी क्वेश्चन के साथ में आप लोगों का ये लेक्चर खत्म होता है।
अगर बच्चों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। और अगर बच्चों आप लोग नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ बच्चों यह वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।